हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग वर्ल्ड में। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इलास्टिसिटी के बारे में, और लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके जितने भी लेक्चरशिप के एग्जाम होते हैं या फिर आपके आरपीएससी का हो गया, यूपीपीजीटी का हो गया, ठीक है, जितने भी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें रिलेवेंट जितना भी आपका टॉपिक या कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा वो मैंने पूरा पूरा डिस्कस करने की कोशिश की है लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये पॉइंट्स को टच करना है आपको, ठीक है, और ये कॉन्सेप्टों को आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आज का जो सेशन है वो इस बात के लिए इस बात के लिए रखा गया है कि अगर वो कॉन्सेप्ट है तो उन कॉन्सेप्टों से रिलेटेड पीवाईक्यू किस तरीके से आते हैं जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, एक पीवाईक्यू मैंने ये उठाया है, पहला वाला क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपी पीएससी के पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये पेपर जो है वो 2021 का था। ठीक है, 2021 में आपको पता है 2021 में पीजीटी का भी एग्जाम हुआ था और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी एग्जाम हुआ था। तो उस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था और जिसमें ये कह रहा है कि आपसे पूछा है कि पॉइसन रेशियो सिग्मा की थ्योरेटिकल लिमिट क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं पॉइसन रेशियो सिग्मा की थ्योरेटिकल लिमिट -1 से लेकर 1/2 के बीच में होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये पूछी है कि इस क्वेश्चन में मतलब ये तो पूछ लिया कि इसकी लिमिट ये होती है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये आइडिया भी होना चाहिए कि पॉइसन रेशियो क्या होता है। तो भाई पॉइसन रेशियो सिंपली लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, और आप जानते हो भाई लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब है कि अगर जैसे आप किसी वायर को ऐसे खींचते हो, राइट, तो जब आप किसी वायर को ऐसे पुल करोगे ना तो देखो इसके डायमीटर में चेंज आएगा। ठीक है, तो डायमीटर में जो चेंज आएगा तो डायमीटर में चेंज के रेस्पेक्ट में जब आप स्ट्रेन निकालोगे तो आप लिखोगे डेल्टा डी अपॉन डी, मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, अपॉन में क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। तो ये चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ जो है ना, ये तो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है ना डेल्टा डी अपॉन डी, ये है लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसको पॉइसन रेशियो कहते हैं, और पॉइसन रेशियो का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेके 1/2 के बीच में रहता है। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट भी मैंने और अच्छे से डिस्कस किया था कि इसका वैल्यू -1 से लेकर 1/2 के बीच में क्यों रहता है, वो आप लास्ट वाली वीडियो में जाकर देखोगे। लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी थ्योरेटिकल लिमिट इतनी ही होती है, -1 और 0.5 या 1/2 के बीच में होता है। क्लियर, ओके। देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से एक प्रॉब्लम दे रखी है। ये प्रॉब्लम भी इसमें ही यूपीपीएससी के पीजीटी इसमें पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछी गई है। यूपीपीएससी के पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये प्रॉब्लम जो है वो पूछी गई है और 2021 में ही पूछी गई है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, देखो सेम प्रॉब्लम है। कह रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ऑन स्ट्रेचिंग इज 0.025%. If its Poisson ratio is 0.4, then what will the percentage decrease in diameter of the wire. ठीक है, तो आपको डायमीटर में परसेंटेज चेंज निकालना है और लेंथ में परसेंटेज चेंज दे रखा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसका पोजिशन रेशियो जो है वो 0.4 है। ठीक है, तो सिंपली थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा कि सिग्मा इज इक्वल टू कैसे डिफाइंड होता है, बोलिए। सिग्मा इज इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी अपॉन डी, मतलब डायमीटर में चेंज, ठीक है, अपॉन में इनिशियल डायमीटर, अपॉन में क्या आएगा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, लेंथ में चेंज अपॉन में इनिशियल लेंथ। क्लियर है, अब आपको क्वेश्चन पूछा डेल्टा डी अपॉन डी का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, डेल्टा डी अपॉन डी आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी का वैल्यू अगर निकालना है आपको तो ये इस तरीके से हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब देखो ये पोजिशन रेशियो सिग्मा का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.4। ठीक है, तो ये सिग्मा का वैल्यू जो है वो 0.4 दे रखा है, तो आप क्या कर दोगे 0.4 का मल्टीप्लाई कर लो इनटू में। अब देखो ये कितना दे रखा है 0.025, तो ये हो गया 0.025%। ठीक है, ये परसेंटेज में दे रखा है और डेल्टा डी अपॉन डी भी परसेंटेज में ही पूछा है। ठीक है, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो 25 होगा 100, तो 1 वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, आपको आंसर इसमें देखो इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है
100 आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने को, और फिर पॉइंट लगा दो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? फर्स्ट, ठीक, ओके। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि y के ईटा में सही संबंध कौन सा है। ये प्रॉब्लम जो है वो यूपी पीएससी के पॉलिटेक्निक लेक्चर में ही पूछी गई है। यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया है, प्री में, ठीक है। इसमें यह है कि y के ईटा में आपको सही संबंध बनाना है। y क्या है? यंग मॉडुलस है, और k क्या है? बल्क मॉडुलस है, और ईटा क्या है? मॉडुलस और रिजिडिटी है, ठीक है। इन तीनों में सही संबंध बताना है। सिमिलर ही क्वेश्चन इससे अगला क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी के एग्जाम पूछा गया है, आरपीएससी पीजीटी एग्जाम में, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चर का एग्जाम होता है, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ही पूछा गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये रिलेशन है और आपको बताना है कि y के ईटा में सही संबंध क्या है, ठीक है। तो मैंने एक रिलेशन आपको याद हो तो इस तरीके से बता रखा है, ठीक है। इनमें क्या संबंध है तो मैंने ऐसे बता रखा है, आपको याद हो तो, नौजवान, ठीक है, नौजवान के 3 नालायक प्लस 1 कमेरा। इस तरीके से मैंने एक रिलेशन आपको बता रखा है, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। नौजवान के 3 नालायक और 1 कमेरा, ठीक है। 4 हो गए, बाकी 5 गए काम से, ठीक है। तो ये होता है नौजवान के 3 नालायक और 1 कमेरा, नौजवान के 3 नालायक और 1 कमेरा, नौजवान के 3 नालायक और 1 कमेरा। तो ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिलेशन है और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये रिलेशन कहाँ से आया? ये रिलेशन इस तरीके से आता है कि आपको 2 रिलेशन आपके पास ये भी होते हैं, y के y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, और y इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। अगर इन दोनों रिलेशन से, ये 2 रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया, दूसरा रिलेशन ये हो गया, इन दोनों रिलेशन से अगर आप सिग्मा को रिप्लेस करोगे, इन दोनों रिलेशन का यूज करके सिग्मा को रिप्लेस किया जाए, तो सिग्मा को रिप्लेस करने पर क्या होगा, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक तो 2 रिलेशन ये होते हैं, y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, और y इज इक्वल टू ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। एक जवान के 3 कमेरे, 1 मिनिस्टर, 2 नाग, एक जवान के 2 नालायक, 1 प्राइम मिनिस्टर, 1 नाग। तो इस तरीके से रिलेशन मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर याद आएगा। तो ये पहला वाला याद रखना है कि एक जवान के 3 कमेरे, 1 मिनिस्टर, 2 नाग, मिनिस्टर मतलब माइनस साइन, और एक जवान के 2 नालायक, 1 प्राइम मिनिस्टर, प्लस का मतलब प्राइम मिनिस्टर, और 1 नाग, ठीक है, इस तरीके से। और ये होता है 9 जवान के 3 नालायक, 1 कमेरा, बाकी 5 गए काम से, ठीक है। तो ये होता है। तो इन दोनों का यूज करो, ये आ जाएगा सिग्मा रिप्लेस करने पर, क्योंकि इसमें कहीं सिग्मा नहीं है, ठीक है। तो y ईटा के में संबंध है ये, जिसमें कहीं सिग्मा नहीं है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो बताइए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी ऐसा कोई रिलेशन इसमें है नहीं, दिख नहीं रहा, ठीक है, कोई रिलेशन ऐसा नहीं दिख रहा है ना। तो आप ऐसा करिए, इन सब में आप देखिए, ये जो रिलेशन है ना, इन सभी रिलेशनों में आप देखिए ऊपर 1 बना रखा है, ऊपर क्या बना रखा है? 1। और इसमें आपने क्या बना रखा है? 9 3 1। तो सभी को 1 करने के लिए क्या करोगे? सभी को 1 करने के लिए आप ऐसा करो, इसमें 9 का डिवाइड कर दो पूरे में। जैसे ही आप 9 का डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 9, ठीक है, डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 9 जैसे ही करोगे तो ये रिलेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 9 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 ईटा प्लस में
1/9 के। तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो आपने 9 से डिवाइड किया तो ऊपर 1 बना लिया, ठीक है, ऊपर जो अंश है अंश में या फिर न्यूमरेटर में आपने 1 बना लिया। तो 1 बनाने के लिए 9 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब आप मैच कर लो कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके, देखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये भी इसी तरीके का रिलेशन पूछा है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पूछा गया है जिसमें कह रहा है कि y के ईटा में सही संबंध चुनाए, ठीक है। तो अभी आपको बताया कैसे याद रखना है, नौजवान के 3 नालायक और 1 कमेरा, ये रिलेशन आप याद रखोगे। अब इसके जैसा कौन सा बन रहा है, आप देखो इसके जैसा कौन सा बन रहा है। तो इसके जैसा बनाने के लिए आप क्या करना है, 3 है यहाँ पर, y है, ठीक है, तो 3/y आ जाएगा सब में, 3/y। तो आपको 3/y बनाना है, ठीक है, 3/y, 3/y बनाने के लिए ये रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन में 3/y बनाने के लिए क्या करें, देखो यहाँ से y को इधर ले जाओगे, 3/y, इसमें भी 3/y, इसमें भी 3/y, इसमें भी 3/y, तो सभी रिलेशन में 3/y है। तो इसमें 3/y बनाने के लिए क्या करें, 3 का डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 3। तो जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, 3 से डिवाइड करते ही आपका रिलेशन आ जाएगा 3/y इज इक्वल टू 1/eta प्लस 1/3k, ये आ जाए। अब आप देखो ये आ गया। अब आपको एक साइड में तो 3 रखना है और y को उधर भेज देना है, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से 3 इज इक्वल टू y इंटू 1/eta प्लस 1/3k। तो अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, y इंटू 1/बीटा प्लस 1/3k। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसमें कह रहा है कि आपके पास 4 वायर है, ठीक है, 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, जितने भी वायर है वो सभी के सभी सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, ओके, आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लोड, और सभी पर लोड भी सेम लगाया गया है। द डायमेंशन ऑफ वायर आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोंगेट द मोस्ट। ये 4 ऑप्शन दिए गए और इन 4 ऑप्शन में ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ द वायर्स, मतलब वायर की डायमेंशंस दे रखी है, बेमाएं दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये दे रखी है लंबाई और ये दे रखा है डायमीटर, मतलब व्यास, ठीक है। तो व्यास और लंबाई जो है वो 4 ऑप्शन में दे रखी है और उसमें कह रहा है कि किस वायर में एलोंगेशन मैक्सिमम होगा, विच वायर एलोंगेट द मोस्ट, किस वायर में एलोंगेशन मैक्सिमम आएगा। अगर आप चारों वायरों को खींचोगे तो खींचने पर कौन सा वायर सबसे ज्यादा खींचेगा, सबसे ज्यादा खिंचाव किस वायर में आएगा, ये सवाल है। तो 4 वायर दे रखे, 4 तार दे रखे जो कि समान पदार्थ के बनी हुई है, ठीक है, उनको खींचा जाता है बाय द सेम लोड, सेम बल के द्वारा उनको खींचा जाता है, बराबर बल लगता है सब पर, सबको बराबर भार लगा करके खींचा जाता है। तो सवाल में ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ द वायर आर गिवन बिलो, तो ये डायमेंशन दे रखे लंबाई और व्यास, लेंथ और डायमीटर, और कह रहा है विच ऑफ द मोस्ट, विच ऑफ देम एलोंगेट द मोस्ट, तो कौन सा सबसे ज्यादा खींचेगा। समझ में आ गया आपके में। तो ये कह रहा है आपके पास 4 वायर है, ठीक है, एक वायर ये हो गया ऐसे लटका हुआ है, एक दूसरा वायर हो गया वो भी ऐसे लटका हुआ है, एक तीसरा वायर हो गया वो भी ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, और एक चौथा वायर हो गया वो भी इस तरीके से लटका हुआ है। लेकिन डायमेंशन जो है वो इस तरीके दे रखे हैं कि एक की लेंथ 1 मीटर है, एक की लेंथ 2 मीटर है, एक की लेंथ 1 मीटर है, एक की लेंथ 4 मीटर है, ठीक है। तो एक 1 मीटर लेंथ का है, एक 2 मीटर लेंथ का है, ये वाला 1 मीटर लेंथ का है और ये 4 मीटर लेंथ का है, इस तरीके से हो गया। और कह रहा है इस वाले का डायमीटर 1 मीटर है, 1 मिलीमीटर है, तो इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब इसकी मोटाई जो है ना वो 1 मिलीमीटर है,
इसकी मोटाई जो है दे रखी है वो दे रखी है 2 मिलीमीटर, ठीक है, और इसकी मोटाई दे रखी है 2 मिलीमीटर, और इसकी मोटाई दे रखी है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके दे रखा है, इसकी मोटाई कितनी दे रखी है 1 mm, इसकी मोटाई दे रखी है, डायमीटर इसका दे रखा है 2 mm, इसका डायमीटर दे रखा है 2 mm, और इसका डायमीटर दे रखा है 1 mm। तो ये 4 वायर है डिफरेंट, ठीक है। अब ये चारों वायर का डायमेंशन डिफरेंट है बट मटेरियल सेम है। क्या कह रहा है, मटेरियल सेम है, चारों वायर जो है वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। मतलब एक वायर कॉपर का है, दूसरा भी कॉपर का ही होगा, तीसरा भी कॉपर का है, चौथा भी कॉपर का है, चारों वायर जो है वो सेम मटेरियल के हैं। अब ये कह रहा है चारों वायर पे फोर्स सेम लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है, ठीक है, ओके, लेकिन डायमेंशन अलग अलग है, किसी का लेंथ ज्यादा है, किसी का लेंथ कम है, किसी का लेंथ सेम है तो डायमीटर अलग अलग है, ठीक है। इस तरीके से 4 वायर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसका एलोंगेशन ज्यादा होगा, तो ये बताना है, ठीक है। तो आपको एक बात तो पता लग गई, देखो अगर मटेरियल सेम है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर मटेरियल सेम है, ठीक है, सेम मटेरियल के बने हुए वायर, तो सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया, सेम मटेरियल का मतलब हो गया यंग मॉडुलस का वैल्यू सेम है, तो सभी वायर्स के लिए y का वैल्यू सेम दे रखा है। एक बात तो ये दे रखी है, दूसरी बात क्या दे रखी है कि लोड का वैल्यू सेम है, मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हो वायर पे, ठीक है, वो भी सेम लगेगा, तो फोर्स का वैल्यू सेम है। तो आप बताइए, आपको पता करना है कि किस में एलोंगेशन ज्यादा होगा, तो ये करना है, तो आप यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिखो। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू एलोंगेशन अपॉन इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, इस तरीके से होता है। और देखिए आपको एलोंगेशन डेल्टा एल का वैल्यू निकालना है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए वाई, ठीक है, क्लियर, ये करना है। अब आप देखिए इसमें फोर्स सेम है, हटा दो, यंग मॉडुलस सेम है, हटा दो, बचा क्या, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए बचा, एल अपॉन ए को भी क्या लिख लोगे, एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, डी बाई 2, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4, ऐसे आ जाएगा। तो पाई बाई 4 भी कॉमन है, ये भी हटा दो, तो अब बचा क्या, एल अपॉन में डी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया एल अपॉन डी स्क्वायर, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल अपॉन डी स्क्वायर। तो जिसका एल अपॉन डी स्क्वायर ज्यादा होगा उसका एलोंगेशन भी ज्यादा होगा। तो अब एल अपॉन डी स्क्वायर आपको निकालना है सभी के लिए और चेक करना है किसका ज्यादा है, ठीक है, जिसका ज्यादा होगा उसका एलोंगेशन भी ज्यादा होगा। एल अपॉन डी स्क्वायर का वैल्यू चेक करते हैं, तो अब देखिए एक एक करके 4 ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए में चेक करें, ए ऑप्शन में देखिए एल अपॉन डी स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना दे रखा है, एल का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर अपॉन डी का वैल्यू कितना है 1 mm, ठीक है, तो ये दे रखा है 1 mm, मतलब 10 की पावर -3 मीटर का होल स्क्वायर, और इसको चेक करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और इसको चेक करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, ओके, और ये हो जाएगा मीटर की पावर -2। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा पहले ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन चेक करना है, बी, बी में भी क्या चेक करोगे, एल अपॉन डी स्क्वायर, एल कितना है 2 मीटर अपॉन में डायमीटर कितना दे रखा है 2 mm, ठीक है, तो आपको डायमीटर लेना है 2 mm, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 mm का मतलब 10 की पावर -3 मीटर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻⁶, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका
5 इंटू 10⁻⁵ मीटर की पावर -2। ठीक है, ये हो गया आपका P। ऐसे ही आपको चेक करना है। फिर C, तो C को चेक करते हैं। देखिए C ऑप्शन क्या दे रखा है, ये C ऑप्शन है। C ऑप्शन क्या दे रखा है, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर, डायमीटर का वैल्यू 2 मिलीमीटर। तो इसके लिए क्या आएगा, L/d² चेक करते हैं इसके लिए भी। तो देखो क्या आएगा, L/d² ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर। ये 1 मीटर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, ओके, और इंटू में 10⁻⁶। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर की पावर -2। क्लियर। ऐसे ही आपको फिर डी ऑप्शन चेक करना है। डी ऑप्शन चेक करिए। डी ऑप्शन में क्या आएगा, जैसे आप डी ऑप्शन चेक करोगे तो डी ऑप्शन क्या आएगा, L/d² = ये हो जाएगा 4 मीटर अपॉन में 1 mm। तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर की पावर -2। तो ये आ रहा है। अब आप चेक करिए आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो मैक्सिमम है। जिसका L/d² मैक्सिमम होगा उसका एलोंगेशन भी मैक्सिमम होगा इस रिलेशन से। ठीक है, तो आप बताइए 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻⁵। ठीक है, तो आप देखिए इनमें तो 10⁻⁵ कम हो गया, तो 10⁻⁶ और 10⁻⁶ ये आ रहा है। इसमें आ रहा है 4 और इसमें आ रहा है 1। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁶ के लिए मैक्सिमम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान के एग्जाम में जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपसे बस इतना पूछा है कि एलोंगेशन मैक्सिमम किसके लिए होगा और आपको डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है, मटेरियल सेम है और फोर्स भी सेम है, लोड भी सेम है और मटेरियल भी सेम है। तो आप लगा दो इस तरीके से। क्लियर है। तो आई थिंक सबके लिए ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख रहे हो आपके सामने है कि अगर आपके पास कोई भी एक परफेक्टली रिजिड बॉडी है। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, आपके पास एक परफेक्टली रिजिड बॉडी है और परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडल्स लिखना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम पूछी गई थी। यूपी पीजीटी 2016। ठीक है, इसमें कह रहा है भाई आपके पास परफेक्टली रिजिड बॉडी है, मतलब परफेक्टली रिजिड को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण रूप से पूर्णतः दृढ़ पिंड है आपके पास। तो पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस का वैल्यू निकालना है परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए। अब बताइए परफेक्टली रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है। परफेक्टली रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि परफेक्टली रिजिड का मतलब क्या है, परफेक्टली रिजिड का मतलब है कि जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब इसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे अप्लाई करोगे, विरूपक बल इस पे लगाओगे और इसकी आकृति में या आकार में परिवर्तन करना चाहोगे, लेकिन आकृति और आकार में परिवर्तन कब हो सकता है आप सोचिए। आकृति और आकार में परिवर्तन तब हो सकता है जब ये पार्टिकल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाए। अगर पार्टिकल के बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो या तो सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा आकार में, और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। तो आप इसको खींचो या दबाओ, आप इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ। ठीक
ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे अगर अगर इसके एटम्स के बीच में जिन पार्टिकल से मिलके ये बना हुआ है उन पार्टिकल के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, आप कितना भी फोर्स लगाओ इनके बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। अगर चेंज नहीं होता है तो हम कहेंगे वो परफेक्टली रिजिड बॉडी है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अब सोच के देखो, जब इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट ही चेंज नहीं हो रहा, ना तो ये फैल रहा ना सिकुड़ रहा, ना डिस्टेंस ज्यादा हो रही ना डिस्टेंस कम हो रही, तो जब भाई साहब डिस्टेंस ही कम नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट ही कम नहीं हो रहा पार्टिकल्स के बीच का, तो सोच के देखिए क्या ये फैलेगा? नहीं फैलेगा। क्या ये सिकुड़ेगा? नहीं सिकुड़ेगा। क्या इसकी लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में चेंज आएगा? नहीं आएगा। अगर चेंज नहीं आएगा तो आप क्या कहलोगे? यंग मॉडुलस क्या आएगा भाई? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। और सोच के देखिए यार, डेल्टा एल में कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा एल में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डेल्टा एल क्या है? जीरो। तो y इक्वल टू क्या हो गया? y इक्वल टू हो गया फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में जीरो, तो क्या हो गया? ये इनफाइनाइट। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना है कि अगर आपके पास परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू इनफाइनाइट ही आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि L/2 लेंथ का एक वायर है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? ध्यान रखना, L/2, L नहीं है, L/2 लेंथ का सिलेंडर है और इसका रेडियस जो है वो R दे रखा है और कह रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है, ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो एक सिलेंडर को अगर ऐसे एक सिलेंडर को अगर ट्विस्ट किया जाए, ठीक है, बाई 1 टर्न, मतलब एक टर्न दे दिया पूरा, एक टर्न का मतलब 2 पाई एंगल से घुमा दिया, ठीक है, तो रिक्वायर्ड ट्विस्टिंग कपल, मतलब इसको जैसे कोई भी एक सिलेंडर है और उसको पकड़ के ऐसे करके आपको ट्विस्ट करना है, एक साइड को आपने फिक्स कर दिया, एक साइड फिक्स हो गई और इसको आपको ट्विस्ट करना है, तो एक पूरा रोटेशन देने के लिए, एक पूरा रोटेशन देने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, और उसी टॉर्क को बोलते हैं ट्विस्टिंग कपल, कितना ट्विस्टिंग कपल रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा भी रखा है, मतलब लास्ट वाली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जैसे आपको ट्विस्टिंग कपल का वैल्यू चाहिए तो ट्विस्टिंग कपल इस तरीके से आता है, टाउ इज इक्वल टू पाई थीटा r⁴ अपॉन 2l इंटू थीटा, ऐसे होता है, मतलब टाउ इज इक्वल टू सी इंटू थीटा आता है ना, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू सी का वैल्यू ये होता है पाई ईटा r⁴ अपॉन 2l इंटू थीटा, तो ये आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में दो चीज कही है जो आपको मेंशन कर रखी है कि भैया लेंथ तो है L/2, L नहीं लेना, L की जगह क्या लगाना है? L/2 लगाना है। और दूसरी चीज भैया ये कह रखी है कि भाई साहब थीटा हो गया कंप्लीट वन रोटेशन के लिए 2 पाई, तो ये दोनों ही यूज कर लो, और जैसे ये दोनों यूज करोगे तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई ईटा r⁴ अपॉन में ट्वाइस, और यहाँ हो जाएगा L/2 और थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और भाई साहब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको आप सॉल्व करिए, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 पाई ईटा r⁴ अपॉन l, ठीक है। ओके, पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर ईटा r⁴ अपॉन l, देखिए 2 पाई स्क्वायर ईटा r⁴ अपॉन l, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये करेक्ट है। क्लियर है? तो ध्यान रखना ट्विस्टिंग कपल का फॉर्मूला ये होता है टॉ इज इक्वल टू पाई ईटा r⁴ अपॉन 2l इंटू थीटा, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। क्लियर?